बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है, उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड टुडे इज़ 10th जून 2025। ये रहा जी जो आपका एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज है, और इस लेक्चर के अंदर ये तीनों एडिटोरियल्स मैं करूँगा आपके साथ एनालिसिस। ठीक है। बाकी बेटा इन द सेम फैशन जो आपका ओपिनियन वाला सेक्शन है, इसके ये 4 एडिटोरियल्स हैं, इनका भी एनालिसिस किया जाएगा। बट इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, जो कि आप इस नंबर पर करवा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन है आपका, जो जून का महीना है। और दूसरा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दें कि वी आर नॉट न्यू वन हियर, 2024 के ये सारे मौजूद हैं। वेबसाइट विज़िट करें, देखें, सुने, समझें। और 2025 के ये सारे जो महीने हैं यहाँ पर मेंशन, इनके हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा जी, अब इसमें ईद उल अज़हा थी, उसकी छुट्टियाँ थी, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये छुट्टियाँ अच्छी गुजरी होंगी। और साथ में दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो कुर्बानी है उसको कबूल फरमाए। और इसी को लेकर एक क्वेश्चन भी है छोटा सा, और क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है इस्लामिक ईयर कौन सा चल रहा है। इस्लामिक ईयर कौन सा है, जैसे 2025 एक ईयर है हमारा जो इंग्लिश ईयर है, तो इस्लामिक ईयर कौन सा है ये आपने बताना है। ये अक्सर आपको स्क्रीनिंग में पूछा जाता है। बाकी बेटा इंग्लिश ऐसे की राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए बच्चों के लिए बता दूं बेटा, इन एरियाज़ में ये आपकी हेल्प करेगा, जो ये वाले एडिटोरियल्स और ओपिनियंस हैं। इंग्लिश ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होगी, आर्गूमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी डेवलप होगी। ये करंट ग्लोबल इश्यूज, ये करंट नेशनल इश्यूज लेक्चर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। चैप्टराइजेशन कर दी गई है, 3 चैप्टर्स जो हैं उसके बना दिए गए हैं। अब हम लोग करेंगे आपके जो डॉन के एडिटोरियल्स हैं उनका एनालिसिस, और ओपिनियंस के लिए रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। ये फोकल पर्सन का नंबर है। फर्स्ट आपका ओपिनियन है, एडिटोरियल है बिहाइंड द नंबर। गौर से सुनना है, इकोनॉमी की बहुत सारी चीजें आपको समझ आने वाली हैं इसके बाद। अच्छा, इसमें राइटर लिखता क्या है बेटा? इसमें राइटर ये लिखता है, 2 चीजों की बार बार बात करता है। एक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जी, तो सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसको कहते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहते हैं? ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि बेटा ये जो एडिटोरियल है मैं आगे डिस्कस करूं, अगर तो आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो यहाँ पर लिंक जो है वो अटैच कर दिया जाएगा, और ये लिंक होगा 12 मार्च आई थिंक सो 2025 के एडिटोरियल का लेक्चर है। उसके अंदर फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो आपने सुनना है, क्योंकि उस एडिटोरियल के अंदर मैंने डिस्कस किया है द रिलेशन। उसके अंदर आपको समझ आएगी कि बेसिकली ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये हम कैसे अचीव करते हैं। तो मैं एक 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 जुमले में सिर्फ बता देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की जाती है इतने बुरे हालात के बाद भी, उसका सिर्फ एक ही तरीकाकार होता है, और वो ये होता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाती है, और जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो इन्फ्लेशन कम हो जाती है, महंगाई कम हो जाती है, तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाती है जब इन्फ्लेशन कम होती है। अब ये सारा सर्कल कैसे चलता है कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होती है और इन्फ्लेशन के कम होने के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाती है, तो वो आपको यहाँ से बेटा समझ आ जाएगा इस लेक्चर से। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी जो आपकी हेल्प करेंगी इस एडिटोरियल को समझने। ठीक है,
तो बहरहाल मैं आगे ओपिनियन एडिटोरियल को डिस्कस भी करता हूँ और फिर ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह इस एडिटोरियल के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, राइटर लिखता क्या है? वैसे इसका नाम देख लें, क्या है नाम इसका है, बिहाइंड द नंबर्स। नंबर्स बेसिकली जो है यहाँ पर यही किए जा रहे हैं कि पॉजिटिव हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, लेकिन इन नंबरों के पीछे क्या है, कुछ हिडन रियलिटीज़ हैं जो उसने यहाँ पर डिस्कस की हैं। इसको मैंने इसीलिए लिखा है क्रिटिकल एनालिसिस उसने इसका किया है। तो अब क्या लिखता है राइटर, ज़रा सुनते हैं जी, आप सुनते जाएं। राइटर कहता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, कहते हैं हमने अचीव कर ली है पाकिस्तान के अंदर। चलें जी, मान लिया अचीव कर ली है, ठीक है। और साथ में इकोनॉमिक सर्वे जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर कुछ रिलीज की गई हैं इंडिकेटर्स भी, ठीक है। वो ये आप आज का जो डॉन न्यूज़पेपर है उसकी जो फ्रंट पेज की पिक्चर है वहाँ पर है। ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आई है पिछले ओवर 5 ईयर्स के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें एग्रीकल्चर की 2021, 2022, 2023, 4 एंड 5, तो ये सारे इंडिकेटर्स आपके सामने हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन देखें 4.7 पर है, महंगाई सबसे कम है इस लेवल के ऊपर। इंडस्ट्री की ग्रोथ 4.8 के ऊपर बता रहे हैं। सर्विसेज 2.9 के अंदर जा चुकी हैं आपकी। एग्रीकल्चर जो है वो 0.6, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो हिट हुआ है। इंडस्ट्री भी वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर तो 4.8 में है, पहले 8.2 थी, माइनस थी, ये ठीक है। और अगर आपकी जीडीपी देखें तो 2.7 के ऊपर वो आपको दिखा रहे हैं। तो बेसिकली वो ये दिखाने का उनका मकसद है कि हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ बेटा, थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी बात कर ही देता हूँ ताकि आपको अगला जो लेक्चर है वो समझने में हेल्प हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। देखिए जी, इसकी कुछ निशानियां हैं। निशानी नंबर 1 कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, महंगाई कंट्रोल में होती है, थोड़ी सी होती है, सिंगल डिजिट के ऊपर होती है, ठीक है। 1.2, 2.1, 4.5 सिंगल डिजिट के अंदर अंदर जब होती है तो आप कहते हैं ठीक है महंगाई हमारे कंट्रोल में है। तो जब महंगाई नहीं होगी तो हम कहेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। पहली बात तो यह है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर महंगाई कंट्रोल में होती है। दूसरा, आपके जो रिजर्व्स हैं वो आपके पास पड़े होते हैं, यदि कि आपके पास कुछ रिजर्व्स होते हैं, आप खाली नहीं होता आपका अकाउंट किसी मुल्क का, उसके पास कोई फॉरेन रिजर्व्स डॉलर्स पड़े होते हैं, तो फिर हम कहते हैं ये भी ठीक है। जीडीपी भी बेहतर हो रहा होता है, वो भी ठीक है। उसके साथ साथ और क्या होता है आपका, आगे जाके हम और भी चीज़ें जो है नीचे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो भी कम हो रहा होता है, यानी कि ये क्या होता है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जब चीज़ें हो रही होती हैं तो इसका मतलब होता है कि मुल्क के पास अब कुछ पैसे आ रहे हैं या पहले से ज़्यादा हैं पैसे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इज टोटली डिफरेंट थी, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है समझ लें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये है एक मुल्क की, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ऊपर को जाना। एक मिनट है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर को जाना आपके इंडिकेटर, तो दैट इज द डिफरेंस। तो हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो हासिल कर ली है लेकिन ग्रोथ नहीं हमने हासिल की। क्यों? क्योंकि जो तरीकाकार हमने इस्तेमाल किया है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल करने का, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकता है। और वो तरीकाकार क्या हासिल हमने इस्तेमाल किया था, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। वो उस लेक्चर में आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। तो राज इकोनॉमिक सर्वे में राइटर कहता है कि लेकिन कैन दिस स्टेबिलिटी बी कन्वर्टेड टू फास्ट ग्रोथ, ये जो स्टेबिलिटी है इससे हम ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, कोई प्लान है हमारे पास ऐसा? हम पहले से लो ग्रोथ के अंदर फंसे हुए हैं, हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। राइटर ये कहता है कि ये करने की ज़रूरत है। कहता है पब्लिक को पूछना चाहिए कि क्यों गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही जो पावरफुल लॉबीज हैं उनके ऊपर। पावरफुल लॉबीज, रिटेलर्स, रियल एस्टेट स्पेकुलेटर्स, बिग फार्मर्स, हाई अर्नर ऑपरेटिंग इन द ग्रे इकोनॉमी। अब ये ग्रे इकोनॉमी क्या होती है, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ग्रे इकोनॉमी। तो बेटा ग्रे इकोनॉमी सादा अल्फाज के अंदर आप इसको कह सकते हैं जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, ठीक है।
अब इनफॉर्मल इकोनॉमी कह सकते हैं, शैडो इकोनॉमी कह सकते हैं, ग्रे इकोनॉमी कह सकते हैं, तो ये एक ही बात है। और इसका सादा सा फर्क ये होता है कि बेटा ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं होती, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि इस कारोबार से कोई कितने पैसे कमा रहा है, क्या उसकी डेली की अर्निंग है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट से उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, गवर्नमेंट का कोई तल्लक ही नहीं है, ना गवर्नमेंट उससे कोई टैक्स ले रही है, तो इसको हम क्या देते हैं, ग्रे इकोनॉमी। तो ग्रे इकोनॉमी इस तरह की इकोनॉमी बेटा ग्रे इकोनॉमी होती है। फ्रूट बेचने वाले हैं और बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, आपके पास खाने पीने के स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं खाने पीने की, तो वहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ सेल तो नहीं लगा हुआ ना। पॉइंट ऑफ सेल आपको पता है, पीओएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि एफबीआई के साथ कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ आप परचेज करने जाएं या और किसी अच्छी मार्केट के अंदर, तो पॉइंट ऑफ सेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जब पॉइंट ऑफ सेल नहीं है, नकदो नकदी के सौदे हैं, उसने दिया, आपने लिया, चीज़ सेल की, गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है। कई लोग हैं वो डेली की लाखों रुपए कमा के लेके जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जीरो टैक्स दे रहे हैं अपनी अर्निंग के ऊपर। तो दैट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी, दैट इज ग्रे इकोनॉमी, दैट इज शैडो इकोनॉमी। तो राइटर यहां पर यही कहते हैं कि शैडो इकोनॉमी के ऊपर कोई टैक्स लगाया, उसको कोई हल निकाला, और इसके अलावा जो बड़े फार्मर्स हैं उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया, जो रियल एस्टेट वाले हैं, बड़े बड़े टाइकून्स हैं, करोड़ों रुपए के मकान बेचते हैं, सेल कर खरीदते हैं रकबे, उनके ऊपर कोई टैक्स लगाया। तो पब्लिक पूछे ना इनसे क्यों नहीं ऐसा करते। फिर अगला सवाल भी गवर्नमेंट से ये पूछा जाए कि गवर्नमेंट ने जो अनटैक्स्ड और अंडर टैक्स्ड लोग थे या एरियाज थे, उनके ऊपर कैसे प्लान किया कि मैं टैक्स लगाऊंगी, कोई प्लान है गवर्नमेंट के पास। तो राइटर कहता है ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए। असल में जो है ना, ये जो चीज़ मैंने आपको बेटा बताई है ना, यही वजह है इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की। क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ तब होगी जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगी। और जब हम लफ्ज़ बोलते हैं ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो इसका मतलब है बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स। और बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स का मतलब है कि बड़े बड़े चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक करना। और बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक करने से मतलब ये है कि बड़े लोगों को हाथ डालना, बड़े लोगों को हाथ डालना, बड़े कारोबार को हाथ डालना। उस तरफ गवर्नमेंट जाती नहीं है। उसकी रीज़न आपको पता है कि वो कारोबार इनके अपने ही हैं। सारे पार्लियामेंटेरियन आपके बिजनेसमैन हैं, सारी इस्टेब्लिशमेंट आपकी प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। तो ना रियल एस्टेट की तरफ जाएंगे, सारे लैंडलॉर्ड आपके, जागीरदार आपके, चौधरी पंजाब के आपके जितनी ज़मींदार हैं, सारे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जिनके हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, सारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो बट्टों ने नाराज़ किया ना इनको, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आया ना, तो उसका हाल इन्होंने क्या किया। तो इन द सेम फैशन यही है कि गवर्नमेंट इनकी तरफ नहीं जाती, ना लैंड रिफॉर्म, ना इधर जाती है एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाने की तरफ जाती है, ना रियल एस्टेट की तरफ टैक्स लगाने के लिए जाती है, और ना जो बड़े बड़े रिटेलर्स बिजनेसमैन हैं उनकी तरफ जाती है। तो गवर्नमेंट आ जाके किन के ऊपर सारा मलबा गिराती है, जो आपकी सैलरीड क्लास है उसको, उसका टैक्स बढ़ा देती है। और अभी फिर इन्होंने बढ़ाया है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स सैलरीड क्लास ही देती है, हालांकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो बिजनेसमैन क्लास है उसको देना चाहिए। तो दैट्स गोइंग ऑन देयर। तो जब ये सब उल्टा हो रहा है तो फिर इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी, और इकोनॉमी बस स्टेबल ही आप लोग करेंगे। पानी के बुलबुले की तरह आपका इकोनॉमी आपकी चलती है। आपकी इकोनॉमी बबल इकोनॉमी है, 1 मिनट में बुलबुला फटता है, 1 मिनट में गिर जाती है, 1 मिनट में फिर उठ जाती है। और उठाते कैसे हैं, वही आईएमएफ से कर्जा ले लूके, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा इसके अंदर राइटर ने बता दी है, आपको पता होने चाहिए सारी की सारी। बाकी ये इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी पहले भी बता चुका हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी इसको देख लीजिए एक दफा। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर, जो वो इस इकोनॉमिक सर्वे का करता है। कहता है कि ये जो स्टेबिलिटी के स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं ना, आपको नंबर्स दिखा रहे हैं कि ये इतनी इसके अंदर ग्रोथ आ गई, इसके अंदर इतनी आ गई, इनके पीछे बहुत सारी हिडन रियलिटीज़ मौजूद हैं। अब उन हिडन रियलिटीज़ की बात वो करता है। सबसे पहले तो वो कहता है कि सर्वे के मुताबिक जो इकोनॉमी है वो ग्रो की है, इकोनॉमी ने ग्रो किया कितना है, 2.68% दिस ईयर, फ्रॉम 2.5% अ ईयर अगो। पिछले साल 2.5% के हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, और सर्वे ने कहा है कि इस साल इकोनॉमी 2.6% के हिसाब से ग्रो करेगी, यानी कि ज़्यादा ग्रो करेगी। लेकिन वो कहता है, और इसका साइज जो है 411 बिलियन से बढ़कर 372 बिलियन से बढ़कर 411 बिलियन हो गया है, ये कहता है सर्वे। लेकिन राइटर कहता है कि ये जो ग्रोथ रेट है
ये जो ओरिजिनल टारगेट आपने सेट किए थे 3.6%, उनसे तो बहुत पीछे है। इवन आपने जो एवरेज ग्रोथ सेट की थी 3.4% की, उससे भी ये बहुत पीछे है। ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल की जो एवरेज ग्रोथ है वो 3.4% है, उससे भी बहुत पीछे है ये। और फिर जो आपने टारगेट सेट किया था 3.6%, उससे भी बहुत पीछे है। तो लॉन्ग टर्म में एवरेज 4.7% थी। तो मतलब कि जो आपने टारगेट सेट किए थे उनको आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये जो कहते हैं ना आप इकोनॉमी ग्रो हो रही है, गलत बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है 2 मेजर सेक्टर्स, एक एग्रीकल्चर और एक बिग इंडस्ट्री, दोनों मुश्किल में है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है पिछले 9 साल से इज एट द 9 ईयर लो, पिछले 9 साल में इतनी खराब नहीं थी जितनी इस वक्त खराब है। और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग वाला यूनिट है, इंडस्ट्री है, वो भी आपकी सुकड़ रही है। तो ये जो 2 बड़े सेक्टर्स हैं ये डिस्टर्ब हैं इस वक्त आपकी इकोनॉमी के, और आप कह रहे हैं इकोनॉमी ठीक हो रही है। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि हाउ लॉन्ग वी कैन कीप सप्रेसिंग ग्रोथ टू प्रोटेक्ट स्टेबिलिटी। बड़ी प्यारी चीज लिखी है उसने, और ये इस चीज का जवाब वही उसी उप एडिटोरियल में है जो आपका 12 मार्च वाला एडिटोरियल है। इकोनॉमिक ग्रो और स्टेबिलिटी आप जिस तरीके से हासिल करते हैं ना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कम करते हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो एक ग्रोथ भी रुक जाती है। तो कहते हैं कब तक हम ऐसा ही सहते रहेंगे कि आप जो है इकोनॉमी की ग्रोथ को जो है मारते रहेंगे अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। क्या ये स्टेबिलिटी कभी हमें ग्रोथ की तरफ भी लेकर जाएगी? कभी लेकर जाएगी या ऐसे ही हम रहेंगे? बाकी वो आगे फिर मुख्तलिफ चीज़ों की बातें करता है, फिस्कल डेफिसिट की बात करता है, कहता है कम हुआ है, ठीक है ना, और एंड एक्सपेक्टेड टू रिमेन मच मोर लोअर देन द लास्ट ईयर 6.8%। यानी कि गवर्नमेंट ने कहा कि मेरी पॉजिटिव चीज़ें देखो, मैंने इकोनॉमी को बेहतर किया है। पहले इकोनॉमी ने गवर्नमेंट ने बात की अपनी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की, ग्रोथ की, कि इतनी मैंने किया। राइटर ने फिर हकीकत बताई, ये हकीकत है। फिर अगली गवर्नमेंट ने कहा कि मैंने फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम किया है। पिछले साल 6.8% था, ठीक है ना, उससे कहीं कम है। तो राइटर ने कहा है ये तुमने कैसे हासिल किया, ये भी तो बताओ ना। राइटर कहता है कि ये तुमने हासिल किया है, रेवेन्यू बढ़ाकर हासिल नहीं किया, बल्कि जो डेवलपमेंट के फंड्स थे उनको कम करके तुमने हासिल किया है। और ये डेवलपमेंट के फंड कम होने का मकसद ये है कि फ्यूचर के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये भी समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए बेटा। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल माली साल को कहते हैं, माल दौलत पैसा, उसको कहते हैं। डेफिसिट कमी, पैसे की कमी। तो फिस्कल डेफिसिट सिंपल सा ये है, गवर्नमेंट कमाती है 100 रुपया, खर्च करती है 110 रुपये, तो गैप कितने का होगा? 10 रुपये का। अब यही फिस्कल डेफिसिट है कि आपकी उतनी कमाई नहीं है जितना खर्चा है। तो गवर्नमेंट की उतनी कमाई है नहीं जितना गवर्नमेंट का खर्चा है, तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट कर लेती है उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। व्हेन अ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं, टोटल अखराजात हैं, एक्सीड द रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड, उससे बढ़ जाते हैं जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है ना, इसमें बोरोड मनी नहीं आती। तो ये इसको हम फिर कहते हैं क्या? फिस्कल डेफिसिट। बजट एक्सपेंडिचर्स माइनस बजट रिसीव्ड। बजट एक्सपेंडिचर्स कितने थे आपके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर ही कहा एक्सपेंडिचर्स थे आपके 110, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल बोला, 1 मिनट है। बजट एक्सपेंडिचर्स आपके थे, अखराजात थे 110 रुपये, और आपने बजट जो है कमाया कितना पैसा इकट्ठा, एफबीआर ने टैक्स कितना इकट्ठा किया? 100 रुपया। तो पिछले कितने पैसे बचे? 10 रुपये। तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट है। वैसे मिलियन में ले जाएं, बिलियन में ले जाएं, जहाँ लेके जाना ले जाएं, तो इतना आपका फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। तो राइटर कहता है ये फिस्कल डेफिसिट हम लोगों ने कम किया है। कम कैसे किया है? कम करने का मतलब यह है कि ये कम हुआ है, मतलब है हम लोगों ने अपनी कमाई बढ़ा दी है। फिस्कल डेफिसिट आप लोगों ने अपनी कमाई बढ़ाई है। लेकिन राइटर कहता है तुम लोगों ने कमाई नहीं बढ़ाई, तुम लोगों ने यहाँ पर जो डेवलपमेंट का बजट था वो कम कर दिया है, अखराजात कम किए हैं, कमाई नहीं तुमने की। लेकिन वो कहता है अखराजात तुमने ये जो काम किए हैं ना, कमाई नहीं की, अखराजात कम किए हैं, वो भी डेवलपमेंट के बजट में। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाने का मतलब होता है ग्रोथ। कहता है वो आपने रोक दी है। फिर नेक्स्ट बेटा पर कैपिटा इनकम, ये एक टर्म है। तो कहता है ये भी इंक्रीज हुई है।
इतने एसेंशियली मीन्स इतने, यानी कि पहले से ज़्यादा लोग कमाई कर रहे हैं। तो पॉवर्टी लाइन से नीचे तकरीबन 45% पाकिस्तान में रहने हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पर कैपिटा इनकम जो होती है वो एवरेज इनकम होती है एक इंसान की, एक सिटीजन की किसी मुल्क के अंदर, ठीक है ना। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है कि टोटल इनकम जो होती है ना उस कंट्री की, ठीक है ना, उसको, उस एरिया की, उसको टोटल पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके बाद निकल आती है कि एक बंदे के हिस्से में कितने पैसे आएंगे। अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड पर पर्सन इन अ नेशन और जियोग्राफिकल रीजन इन अ गिवन एरिया। तो पाकिस्तान में एक साल में एक बंदा कितने पैसे कमाता है, ये होगा पर कैपिटा इनकम। और वो कैसे निकाली जाती है कि पाकिस्तान पूरे की कमाई को रखा जाता है ऊपर, और नीचे पाकिस्तान की टोटल आबादी को रखा जाता है, इनको तकसीम किया जाता है और एक बंदे की एक जर्नल इनकम आ जाती है। और अगर पाकिस्तान ज़्यादा पैसे कमाएगा तो फिर ये बढ़ जाती है। तो वो राइटर यहाँ पर यही लिखता है कि ये बड़ी है 9% के हिसाब से, एक चीज़ ये। फिर वो कहता है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो जो है वो भी बड़ा है, 13.8%, पहले 13.1% था, लेकिन कहता है कि वियतनाम और बांग्लादेश से कम ही है जिनका 31% है, और श्रीलंका का 23% है। अब इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होती है, मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया, जीडीपी टोटल कमाई पाकिस्तान की जितनी है वही आपकी जीडीपी। एक साल के अंदर जो पाकिस्तान टोटल सर्विसेज देता है, जो चीज़ें पैदा करता है, उनकी जो कमाई है, जो टोटल वैल्यू है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो द इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी यानी कि उस जीडीपी के अंदर से कितना पैसा हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट किया है वापस, तो वो भी कहता है बड़ी है। लेकिन वो कहता है जो हमारा रीजन है उसके अंदर लोग, दूसरे मुल्क हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो कहता है कि ड्यू टू पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसीज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, इनकी वजह से थोड़ी कम हुई है। बाकी गवर्नमेंट जो है कहता है उसको जागना चाहिए, देखना चाहिए कि ग्रोथ रेट जो है 4.2% के ऊपर जो है वो सेट तो कर चुके हैं, लेकिन इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ टोटली डिफरेंट, मैंने बता दिया ये क्या होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ टोटली डिफरेंट। तो ये चीज़ें बेसिकली राइटर आपको बताना चाह रहा था। कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपके साथ डिफाइन कर दी। ये टर्म्स आपको बेटा एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। एग्जाम में तो ज़ाहिर है वो शॉर्ट क्वेश्चन तो होते नहीं हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके सी एस एस पी एम एस के अंदर ही होते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यू के अंदर ये पूछी जाती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आपकी जो है पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। तो ये मोटी मोटी जो टर्म्स हैं ना इकोनॉमी की, इनके ऊपर आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आप जो अब इंटरव्यू में बैठे हों तो कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग उसको बता सकें। बिकॉज जब आपके पास कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है ना, तो फिर वर्ड्स आप कोई भी चूज़ कर लें, फिर उस वक्त एग्जाम्पल्स भी आप कई अपनी तरफ से बनाकर दे देते हैं, तो एग्जामिनर भी समझ रहा होता है कि इस बंदे को क्लैरिटी है। इसलिए इनको याद, वर्ड्स को याद नहीं करना, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट जी आपका हाई सीज टेरर, इसके अंदर बात होगी बेटा गज़ा की और ह्यूमैनिटेरियन एड की। बस फ़लस्तीन आपका मेन इशू, और इसके अंदर सिंपल बात यही है कि गज़ा के अंदर उन्होंने लोगों को कैद किया हुआ है, उनको खाना, मेडिसिन नहीं प्रोवाइड की जा रही, जिससे वहाँ पर लोग भूख से उनकी डेथ हो रही है, जुल्म सितम हो रहा है। तो कुछ मुल्कों के लोगों ने कोशिश की कि कश्ती के ऊपर कुछ सामान लेकर जाएं वहाँ पर और उन तक पहुँचाएं, लेकिन उनको रास्ते में ही इसराइल की फ़ौज ने क्या कर लिया, उन पर कब्ज़ा कर लिया, उनकी कश्ती पर उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस चीज़ के बारे में बेटा वो लिखता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने मैप है, इसको आप देख लें। फ़लस्तीन का मैप अगर आप न्यू हैं तो बेटा गज़ा स्ट्रिप ये वाली और साथ में वेस्ट बैंक, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो फिर आप जो है कह सकते हैं कि ये क्या बना है, आपके पास फ़लस्तीन जो है वो बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, ये गज़ा की हम लोग बात करने वाले हैं, ये गज़ा स्ट्रिप की, ठीक है। वहाँ पर भूख का बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, और हो कब से रही हैं, सिंस अक्टूबर 7 2023 से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत चीज़ें इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की, मुख्तलिफ ओपिनियंस, एडिटोरियल्स, पूरी की पूरी डेली की चीज़ें क्या हो रही, मिडल ईस्ट का क्या रिस्पॉन्स रहा, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स रहा, वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स रहा, यूएनओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप्स, मल्टीपल अदर्स। एंड फाइनल थिंग यही हमारे सामने आई कि ये दुनिया जो है डबल स्टैंडर्ड के ऊपर चल रही है। जो
पावरफुल है, सारा उसका साथ देते हैं। लॉज जो हैं सिर्फ इंसानों को, मुल्कों को कंट्रोल करने के, गरीबों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। दैट इज़ द रियल पिक्चर। बाकी सारी बातें हैं। बहरहाल वो कहता है कि जनाब अली मंडे वाला दिन मेडलिन एक वैसल है जिसके अंदर पीस एक्टिविटीज़ थे बहुत सारी मुल्कों के, वो जा रहे थे ह्यूमनिटेरियन सप्लाई लेकर, तो उनको इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो क्या कर दिया गया, इसराइल वालों ने अरेस्ट कर लिया। ये वाली कब्जे में ले ली उन्होंने इसराइल की फ़ौज ने। ठीक है, तो ये वो बचती थी। ठीक हो गया। बाकी इंटरनेशनल वाटर का उसने वर्ड यूज़ किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। यहाँ पर ये सारा इंटरनेशनल वाटर है। ठीक है, ये इंटरनेशनल वाटर है। अब वाटर जो है देखें, पाकिस्तान है जैसे कराची का आपके सामने अरेबियन सी को लगता है, तो इसमें ना कुछ लेयर्स होती हैं। आपके ये वाले इंटरनल वाटर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर ना एक टिकटॉक जो हमारा अकाउंट है उसके ऊपर एक वीडियो है, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं उसको कह दूंगा सेशन को, यहाँ पर वो उसको अटैच कर देगा वो आप सुन लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप बस समझ सकते हैं सादा अल्फाज में कि यहाँ कुछ हद तक जो है, कुछ नॉटिकल माइल्स तक जो है एक मुल्क के कंट्रोल में ये एरिया होता है कि इस पानी के अंदर अंदर जो भी यहाँ से ऑयल निकले, गैस निकले, इस ये समझ लें जैसा ज़मीन इसकी है, ये पानी भी इसका है। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल वाटर जो है वो किसी का नहीं है। वहाँ पर सब आज़ाद फिरते हैं, आज़ाद घूमते हैं। तो ये जो आपको बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रही है ना, ये वाला हिस्सा, तो ये इन मुल्कों की समझ लें कि इन्हीं के कंट्रोल में है जिनकी ये। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये इन्हीं के कंट्रोल में। इससे बाहर जो होगा वो इंटरनेशनल वाटर जो हम लोग उसको कह सकेंगे। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल उसके अंदर कश्ती के अंदर स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे, ग्रेटा थनबर्ग थी, रीमा हसन थी, फ्रेंच मेंबर थे यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की। तो ये सब उन्होंने इनको अपने कब्जे में ले लिया। बड़ी हिस्ट्री लंबी है, कहता 2010 में भी ऐसे हुआ था। गजा फ्रीडम फ्लोटिला के कुछ लोग थे, वो आए थे, सेवरल एक्टिविटीज इसराइल के अंदर, गजा के अंदर जो कर रहे थे ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, तो उनको भी ऐसे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 2003 के अंदर अमेरिकन पीस एक्टिविटीज थे, रैकल कोरी, उनको जो है एक बुलडोज़र जो इसराइल का था उसने क्रश कर दिया, उसकी जान ले ली। और वो प्रोटेस्ट कर रहा था इनके ख़िलाफ़। बाद में उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंटल डेथ है, हमने जानबूझकर उसकी जान नहीं ली। तो इस तरह की कहता है बहुत सारी हिस्ट्री के अंदर जो यादें जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, ये इसके लिहाज से जो न्यूज़ थी वो थी। लेकिन जब भी अकाउंटेबिलिटी की इसराइल की बात आती है तो सारे खामोश हो जाते हैं। ठीक है, इसराइल को जवाब देना पड़ेगा। राइटर कहता है जो वो जेनोसाइड कर रहा है, लोगों को वहाँ पर भूखा मार रहा है, और जो वहाँ पर जो वो स्टारवेशन के थ्रू लोगों की जानें ले रहा है उसका, तो ये एक क्रिमिनल अटैम्प्ट है और ह्यूमैनिटेरियन एड को नहीं रोकना चाहिए था। और इसके अलावा ये मॉरल एक ड्यूटी भी है तमाम स्टेट्स की, एक लीगल ड्यूटी भी है कि उसको ऐसा करने से रोके, इंसानों की जान लेने से रोके। बाकी गज़ा ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर यही था कि वो नहीं जाने दे रहा। बाकी अगर इसके ऊपर बोलना शुरू करें तो बेशक 2-3 घंटे आप बोलते रहें कि इसराइल और गज़ा के दरमियान पिछले सालों में क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी, दुनिया क्यों खामोश है। तो बस एक ही बात करके आगे चलते हैं बेटा। इसराइल जो है बेसिकली उसकी जो लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है। नंबर वन थिंग, इस वजह से इसराइल को फुल सपोर्ट है अमेरिका की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब भी इस जंग को रोकने की बात की जाती है तो अमेरिका वीटो कर देता है। ठीक है, अब लॉबी को वो कैसे मजबूत बनाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी है वो एक अलग स्टोरी है, बुक्स भी इसके ऊपर आ चुकी हैं। लेकिन इस वक्त बस मैं इतना कहूँगा कि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अगर कोई बात आपको पेपर में लिखने को आती है, यूएनओ है, ओआईसी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अफ्रीकन यूनियन है, आपकी अफ्रीकन लीग है जो भी उसका नाम है, इसके अलावा आपका जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असम्बली है, ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हैं, आप सुन के इनका क्रिटिकल एनालिसिस करें। फिर बातें वही आ जाती हैं, जब आप फिर बोलेंगे तो कितना बोल सकते हैं इनके ऊपर बार बार। अब देखें ना, मलैला यूसुफजई, अब उसकी कोई स्टेटमेंट आती है फ़लस्तीन की बच्चियों के बारे में। ये चीज़ें बताने का मतलब इतना है बेटा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड इन दिस वर्ल्ड। कंट्रोल किया हुआ है हर चीज़ को किसी ना किसी ने। मलाला यूसुफजई कोई स्टेटमेंट आती है, आपको कोई स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलेगी।
तो क्या फ़लस्तीन के अंदर वुमेन राइट्स की वायलेशंस नहीं हो रही, गर्ल्स के राइट्स की वायलेशंस नहीं हो रही? एजुकेशन तो बहुत पीछे है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो स्टेटमेंट सुनी है आपने? नहीं सुनी। उसके बाद यहाँ पाकिस्तानियों की सिर्फ बात करते हैं, दूसरों से हमने क्या गिला करना है? आपकी जेंडर स्टडीज़ के अंदर आपने मलाला यूसुफज़ई को भी पढ़ना है, आप लोगों ने केस स्टडी के अंदर जो है उबैद चुनोई को भी पढ़ना है, जिसने 2 आपकी वो बनाई डॉक्यूमेंट्रीज़, गर्ल्स इन द वाटर रिवर एंड दिस और उसने उसका अवार्ड भी लिया। तो व्हाई आप क्यों खामोश हैं? आप बनाए ना डॉक्यूमेंट्री, आप लें ना उसका अवार्ड। आप बनाए ना फ़लस्तीन के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़, कश्मीर के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़, वहाँ पर जो वुमेन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़। पर नहीं बनाएँगे क्योंकि पता है वहाँ से ऑस्कर नहीं मिलेगा। ठीक है? सो दिस वर्ल्ड इज़ तमाशा। ठीक है? जो जैसा परफॉर्म कर रहा है बस चल रहा है। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अब आपने इस डिबेट को कैसे लेकर चलना है? तो इस डिबेट को आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स का। यूएनओ के ऊपर आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि यूएनओ फेल हो चुकी है, जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया था उसको फुलफिल करने के लिए। उसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की आप बात कर सकते हैं कि 5 बंदों को वीटो दे दी है, एक कहता है कि वीटो कर देता है, बाकी सारे बेशक हक पे हों, कोई फैसला ही नहीं होता। ठीक है? उसको आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर रिफॉर्म्स करने की हमको ज़रूरत है। ओआईसी की बात कर सकते हैं कि फारग है, बस बातें करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, नथिंग एल्स। कमज़ोर है, ठीक है? और उसको साबित करने के लिए कमज़ोर है, फिर आप फ़लस्तीन की एग्जांपल दें कि ये देखिए क्या हो रहा है, 50,000 से प्लस इनोसेंट लोग मार दिए हैं। इससे ज़्यादा और क्या मज़ाक होगा? इंटरनेशनल लॉ मज़ाक है, साबित कर सकते हैं आप इन अपनी इन स्टेटमेंट से, क्योंकि क्या है, मज़ाक ही है ना। आपने वार के लॉज़ बनाए, सारे उसने वायलेट कर दिए, किसी ने पूछा उसको? तो यू कैन यूज़ दिस वन एज़ एन एग्जांपल। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट, ब्रुस्ट इनोसेंस, मासूम, ये जो नील वगैरह नहीं पड़ जाते किसी की बॉडी के ऊपर जब कोई चोट लगती है, ये उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बेटा राइटर यूज़ करेगा सेक्सुअल अब्यूज़ जो बच्चों की हो रही है वो। पाकिस्तान के अंदर वो एग्ज़ाम्पल देता है, मुख्तलिफ़ किस्म के गैंग्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा है, सज़ा भी दी है और फिर इसकी स्टोरी वो एक्सप्लेन करता है। तो मेन टॉपिक हमारा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है। ठीक है? तो इसको अगर आप एग्ज़ाम्स की तरफ लिंक करेंगे तो ये सोशल इवल्स जो आपकी जो है ना, सोशल इश्यूज़ जो हैं, वहाँ पर आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर बात होगी। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ यूएसए के अंदर है एक नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। वो जो है पंजाब के अंदर जो लोग अथॉरिटीज़ बैठी हैं उनको एक हिंट देते हैं कि जनाब अली एक इंटरनेशनल चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन जो नेटवर्क है ना, वो मुजफ्फरगढ़ के अंदर गेमिंग क्लब है, वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। तो वहाँ पर क्या है, बच्चे जिनकी उम्र 10 साल 6 साल से लेकर 10 साल तक है, वहाँ पर उनको अब्यूज़ किया जाता है। उनको फ़िल्म बनाई जाती है उनकी, उसके बाद उनकी जो वीडियोज़ हैं उनको डार्क वेब के ऊपर जो है सेल कर दिया। तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसने 50 जो बच्चे हैं उनको ट्रैप किया है, तकरीबन जो पोर्न रैकेट जर्मन सिटीजन जो हैं वो चला रहे हैं इस वेब को। ठीक है? वहाँ पर उनकी वीडियोज़ थी बच्चों की, तो वहाँ से उन्होंने उनको ट्रैक किया है उन बच्चों को और उन तक पहुँचे हैं। कुछ बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन वो कहता है जो कुछ जिनके ऊपर पता था उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, कुछ मुलज़मान को या जिनके ऊपर शुबा था। तो बेसिकली वो कहता है कि ये एक और इंस्टेंस है जब हमें ये पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं, इस बार भी वही बच्चे जिनका ताल्लुक बैकग्राउंड जो है पुअर घरों से था, ठीक है ना? उनके साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उनकी इनएबिलिटी का पता चलता है। पहले भी आपके सामने कसूर के अंदर इस तरह के वाक़यात हुए और भी कई वाक़यात हुए, लेकिन इसके बावजूद अगर हम इनको रोक नहीं पा रहे, तो इसका मतलब फिर यही है कि अथॉरिटीज़ जो हम फ़ेल हो चुकी। माइनर्स जिनको इस तरह से, छोटे बच्चे जिनको इस तरह से समझ लो इस काम के अंदर लगाया जाता है या उनको मजबूर किया जाता है, तो इसमें वो कहता है कि क्या होता है, पहले उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जाते हैं, उसके बाद उनको इस जाल के अंदर जो है फंसाया जाता है। फिर ये क्यों नहीं रुक रही ये चीज़ें, इसके अंदर वो कहता है एक तो चीज़ है इनकम्पिटेंसी और करप्शन उन महकमों की, उन अदारों की जिनका काम है इस चीज़ को रोकना।
दूसरा जो है अनइम्प्लीमेंटेड लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा फारग है, सजा ही नहीं देता सही तरीके से। और पॉलिटिकल जो लोग हैं, हमारी जो क्लास है, जो हमारे लीडर्स हैं, वो समझ लो कि इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, उनको ये चीज़ ज़्यादा सीरियस लगती नहीं। इस वजह से ये चीज़ जो है बार बार हमारे मुआशरे के अंदर हमें फेस करनी पड़ रही। फिर वो कहता है इससे पहले ज़ैनब अलर्ट ऐप बनाई गई थी, तो उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ज़ैनब भी एक बच्ची थी, आपको पता है, उसके साथ रेप किया गया, छोटी सी बच्ची थी, उसकी डेथ होगी, उसके बाद उसके नाम की अलर्ट बना दी गई ऐप। अब उसको भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बहरहाल पब्लिक एंड मीडिया जो है उसको यूनाइट होने की ज़रूरत है, और वो जो पावर में है उनकी कंट्रीब्यूटी करने की ज़रूरत है, ताकि जो नेक्सिस है, ताल्लुक है बिटवीन किन के दरमियान, जो अमीर हैं उनके दरमियान, और जो जिनके साथ ज़्यादती हो रही है उनके दरमियान, इसको वाज़िया किया जा सके। इसके अलावा वो कहता है एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा डिफेंस है। एजुकेशन जो है ये सबसे बड़ा जो डिफेंस है वो एजुकेशन है। ठीक हो गया। कहता है रेप, ट्रैफिक्ड एंड टर्न्ड इनटू चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉर पाकिस्तान इनोसेंट आर इजी प्रे। पाकिस्तान की जो प्रे का मतलब होता है शिकार करना, शिकार जिनका किया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो डिले कर रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, कोई पॉलिसी बना ही नहीं बच्चों को लेकर। तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है उसकी ये प्रायोरिटी है ही नहीं, उसको सीरियस ही नहीं दे रहे। रीसेंट एपिसोड अगेन एक्सपोज द डेंजर, दोबारा से ये जो एपिसोड हुई है इससे दोबारा से यही पता चलता है कि हमारे बच्चे कितने ख़तरे में हैं। तो मॉरल डेथ हो चुकी है हमारी नेशन की अगर हम लोग इन चीज़ों को ना रोक सकें। तो बेसिकली सोशल ईवल है बेटा ये चाइल्ड की सेक्सुअल अब्यूज़, तो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसको एग्जाम्स के अंदर लेकर जाए ना, देखें बात सिंपल सी है, आज के बच्चे कल के जवान, ऐसे ही है। आज के बच्चे कल के जवान, और उनके हाथों में होगा पाकिस्तान। तो अब अगर बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुई है ज़्यादा बच्चों के साथ, तो फिर वो क्या करेंगे? उनके जब सेक्सुअल अब्यूज होगी तो उनके जहन के ऊपर जो नेगेटिव असरात पड़ेंगे, तो वो क्या ऐसे प्रोडक्टिव सिटीजन्स बन सकेंगे जो कल को पाकिस्तान को मजबूत कर सकें, जब वो खुद ही मजबूत नहीं होंगे? तो इन चीज़ों को ना आपने इस तरीके से मोल्ड करके लिखना है अपने एग्जाम्स के अंदर। बस इशू यही होता है कि ऐसे में फेलियर, ऐसे सबसे आसान पेपर है, लेकिन फेलियर की वजह यही है कि हम ना तो ओपन होके कभी कोई चीज़ सुनी, ना ओपन होके कभी कोई पढ़ी, और ना ओपन होके कभी कोई लिखी। हम उसी एजुकेशन सिस्टम को लेकर चल रहे होते हैं, काजीज इफेक्ट सॉल्यूशंस, 5 उसके याद कर लिए, 5 उसके, 5 उसके, 15 पॉइंट याद कर लिए, पेपर में आ जाएगा, मैं लिख दूंगा। ऐसे इज नॉट लाइक दिस, ऐसे इज टोटली डिफरेंट। तो फेलियर की वजह यही है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम से जो शुरू से चीज़ मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, वो रट्टा सिस्टम, सवाल याद किया, उसका जवाब लिख दिया, उससे बाहर आएंगे तो ऐसे पास होगा। अगर उसी के चक्कर के अंदर रहेंगे काजेज फैक्ट सॉल्यूशंस के अंदर, तो फिर पास नहीं होगा। सुने समझें, अपने आर्गूमेंट्स डेवलप करें, उनको बोलें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, और फिर अगर ऐसे में पास होना है तो फिर लिखें। आपके जो जहन में है क्या आपके पेन के थ्रू पेपर पे आता है? क्योंकि जहन में बहुत कुछ है लेकिन पेपर में नहीं आ रहा, और उसकी एक बड़ी वजह है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि हमारी वो लैंग्वेज ही नहीं है भाई। तो उस लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कैसे करना है? रीडिंग करें, अच्छी अच्छी जो वर्ड्स हैं, मुश्किल वर्ड्स नहीं, आसान आसान प्यारे प्यारे वर्ड्स, उनको इस्तेमाल करें और अपने आइडियाज़ को डिलीवर करें पेपर के ऊपर, और उसके बाद उनको चेक करवाएं, और इस प्रैक्टिस को करते रहें। मैं तो यही कहूँगा कि डेली लिखें, डेली लिखें, डेली लिखें। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और फिर एवेल्युएशन भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक गलती 100 दफ़ा कर रहे हैं, ऐसा फ़ायदा ही कोई नहीं। एक गलती की, टीचर ने चेक की, उसने उसको निकाल दिया, नेक्स्ट टाइम ना हो। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मिस्टेक्स कम होती जाएंगी, एक्यूरेसी डेवलप होती जाएगी, और आपका ऐसे पास हो जाएगा। और उसके लिए हमने कोई इंग्लिश सेशन जो है वो ज्वाइन स्टार्ट किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें। उसमें सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस, लिखना है आपने। ठीक हो गया जी। तो बाकी बेटा इंशाल्लाह द फाइनल वर्ड्स ज़िंदगी के साथ साथ ये अगर रह गई तो नेक्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।